नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम में हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। 2014 से 2024 के बीच देश में कृषि उत्पादन में 44% की वृद्धि। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 2019 में फसल की लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी की गई निर्धारित। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी ड्रामा जारी। ममता के एसआईआर फॉर्म न भरने के बयान पर भाजपा का पलटवार। अमित मालवीय ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 11 दिसंबर को ही अपना फॉर्म किया जमा। अवैध कप सिरप मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल समेत कई आरोपियों के लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, रांची और अहमदाबाद स्थित ठिकानों पर छापा। इंडिगो संकट मामले में एक्शन में सरकार। भारी व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में डीजीसीए ने 4 उड़ान परिचालन निरीक्षकों को किया निलंबित। और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने बांग्लादेश में आम चुनाव की घोषणा को किया खारिज। कहा, मोहम्मद यूनिस की अगुवाई वाली केयरटेकर सरकार में निष्पक्ष नहीं हो सकता चुनाव। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज अंतिम दिन है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, बतौर लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने संसदीय मर्यादाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, उनके नेतृत्व में संसद में विभागों से संबंधित समितियों के गठन में पहल की गई, जिनसे विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को मजबूत करने में सहायता मिली। मुझे अत्यंत दुख के साथ आपको लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री शिवराज वी पाटिल जी के निधन के बारे में सूचित करना है। शिवराज जी पाटिल जी का 12 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र के लातूर में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये सभा शिवराज वी पाटिल जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार ने पहले दिन से ही अपनी बात साफ कर दी थी कि सभी आवश्यक मामलों पर सरकार चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए तैयार है। Had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solution, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. Government is always prepared to have discussion under any rule, but only what the point I want to make is, since the matter was brought in the BAC, we will come back and let us see how we can structure the discussion. वहीं राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने संसद पर हुए हमले की घटना के दौरान शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इस कायरतापूर्ण हमले को 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सभापति ने कहा, यह सदन 13 दिसंबर 2001 की उस दुखद घटना को गहरी संवेदना के साथ स्मरण कर रहा है, जब आतंकवादियों ने लोकतंत्र के उच्चतम प्रतीक भारत की संसद पर हमला किया था। संसद की सुरक्षा में तैनात हमारे सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हमले को विफल कर दिया था। सभापति ने कहा, हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपने संकल्प को पुनः दोहराते हैं और अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के अपने संकल्प की पुनः पुष्टि करते हैं। इसके बाद सदन में सदस्यों ने शहीद सुरक्षाकर्मियों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा।
राज्यसभा में संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी सांसदों ने कुछ पलों का मौन रखा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर उत्पादन कैसे बढ़े, और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2014 के बाद 2024 तक माननीय सभापति महोदय 44% उत्पादन बढ़ा है। 44%, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और वो उत्पादन बढ़े, इसके लिए नए बीज, नई टेक्नोलॉजी, नई कृषि पद्धति, सबका उपयोग हो रहा है। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, उत्पादन की लागत घटाने का। कि पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया से लगातार घबराई हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर नए नए आरोप लगाती नजर आ रही हैं। खासतौर पर चुनाव मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया एसआईआर को लेकर वो राज्य के लोगों को उकसा रही हैं कि अगर एसआईआर में नाम कट जाए तो उस समय तक धरना दो जब तक नाम जुड़ न जाए। ममता बनर्जी अब अपने राज्य की महिलाओं को भी एसआईआर के खिलाफ लामबंद कर रही हैं। ममता बनर्जी ने अपने भड़काऊ भाषण में कृष्णानगर की रैली में कहा है कि मैं अपनी नागरिकता क्यों साबित करूं। महिलाएं रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें, ये बिहार नहीं बंगाल है। महिलाएं आगे लड़ेंगी। ममता ने साथ ही कहा, महिलाएं आगे लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे रहेंगे। अगर किसी का नाम कटा तो बर्दाश्त मत करना। क्या एसआईआर के नाम पर माताओं और बहनों के अधिकार छीन लेंगे? इसके अलावा ममता बनर्जी ने जोर देते हुए कहा कि अगर किसी को जबरन निकाला तो वापस लाने का तरीका हम जानते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृष्णानगर रैली से कुछ घंटे पहले दावा किया था कि वह अपना एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगी, लेकिन वास्तविकता ये रही कि उन्होंने अंतिम दिन यानी 11 दिसंबर को अपना फॉर्म भरा और साइन किया हुआ फॉर्म जमा करा दिया। इस बीच राज्य के लगभग सभी मतदाताओं ने समय पर अपने फॉर्म जमा कर दिए। 100% भागीदारी के कारण चुनाव आयोग को अतिरिक्त प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ी। ये घटना दर्शाती है कि बंगाल के वोटर अब भ्रमित नहीं होते और टीएमसी की राजनीतिक सीमाएं तेजी से स्पष्ट हो रही हैं। राजनीतिक नाटकों और दावों के बावजूद जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वे अपने अधिकार और जिम्मेदारियों के प्रति सजग है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को नया निर्देश दिया है। आयोग ने साफ कहा है कि निजी हाउसिंग कॉम्प्लेक्सों में मतदान केंद्र बनाने को लेकर किसी भी राजनीतिक दल की सलाह को नजरअंदाज किया जाए। ये निर्देश तब आया है जब अलग अलग दलों की ओर से इस मुद्दे पर अलग अलग राय सामने आ रही थी। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अनुसार कुछ दलों का मानना है कि निजी फ्लैट कॉम्प्लेक्सेस में मतदान केंद्र बनने से निवासियों को परेशानी हो सकती है। दूसरी ओर कुछ लोगों का तर्क है कि ऐसे कॉम्प्लेक्सों में बूथ बनने से बुजुर्ग और बीमार मतदाताओं को काफी सुविधा मिलती है, क्योंकि उन्हें स्कूल या अन्य मतदान केंद्र तक नहीं जाना पड़ता। गुरुवार रात आयोग की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर को भेजे गए पत्र में नाराजगी जताई गई कि राज्य के किसी भी जिले से निजी मल्टी टावर कॉम्प्लेक्स की सूची नहीं भेजी गई। आयोग ने कहा कि यह जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों की वैधानिक जिम्मेदारी है, जिसे गंभीरता से नहीं निभाया गया। आयोग ने निर्देश दिया है कि ड्राफ्ट वोटर सूची के प्रकाशन के बाद यानी 16 दिसंबर के बाद सभी जिले तुरंत सर्वे कराएं। इस सर्वे में ऊंची इमारतें, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, आरडब्ल्यूए कॉलोनियां, झुग्गी बस्तियां और वे सभी गेटेड कम्युनिटीज शामिल होंगी जहां कम से कम 250 घर या 500 मतदाता मौजूद होंगे। जिलाधिकारी ग्राउंड फ्लोर पर उपलब्ध कमरों की जानकारी जुटाकर वहां मतदान केंद्र बनाए जाने की संभावना का विवरण देंगे।
निर्वाचन आयोग ने ये पूरा काम 31 दिसंबर तक हर हाल में पूरा करने का आदेश दिया है। कोलकाता से सौरभ दत्ता एसआईआर से पश्चिम बंगाल से जुड़ी इन तमाम खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, कई बड़े मसले हैं। पहला मसला तो यही है, जिस तरह से ममता बनर्जी ने कृष्णानगर की रैली में जो आह्वान किया है, ये आह्वान है या खुली चुनौती संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को, और अगर उससे आगे बढ़े तो केंद्र सरकार को भी, अगर राज्य की मुख्यमंत्री इस तरह का ऐलान जनता से करने लगे कि वो विद्रोह कर दे, वो आक्रोशित हो, वो अराजकता फैलाए, तो इसे किस तरह से सेंटर देख रहा है, इसे किस तरह से चुनाव आयोग देख रहा है? देखिए, चुनाव आयोग ये सारी बातें का जायजा ले रहे हैं सीओ ऑफिस की तरफ से, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं काटी। लेकिन उनका कहना है कि उनका जो काम है, जो एसआईआर का जो स्पिरिट है कि एक भी वैध वोटर का नाम नहीं कटेगा और कोई अवैध वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा, सफाई अभियान चलेगा। तो सफाई अभियान चलाने के लिए ही आप यहाँ पे चुनाव आयोग जो सीओ ऑफिस है, सीओ ऑफिस के अलावा यहाँ पे 20 का एक टीम है पूरे सपोर्ट स्टाफ के साथ। स्पेशल रोल ऑब्जर्वर है, उनके अंदर और भी रोल ऑब्जर्वर है, दिल्ली से 3 रिप्रेजेंटेटिव है, और ऐसा करके पूरे 20-21 ऑफिसर्स अलग से है, जो लोग बंगाल को 5 जोन में बांट चुके हैं। और 5 जोन में बांटकर हर एक जोन में हर एक रोल ऑब्जर्वर उसके दायित्व में है। और इसी को चलते जब आप बीच में ममता बनर्जी थोड़ी शांत थी, वो कह रही थी कि आप कोऑपरेट करिए, इसका काम भी करना चाहिए, एसआईआर का भी काम करना चाहिए, एसआईआर के विरोध में वो बोल रही थी, लेकिन साइडलाइन में ये बोल रहे थे। अचानक से कल से वो भड़कालू बयान देने लगे। ऐसा माना, देखने को ऐसा मिला, वो दृश्य ऐसा था, कहीं पर देख रहा था कि वो अंदर ही अंदर उनको जो बेचैनी हो रही है वो बाहर आ रहा है। और उसके चलते उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पहले कहा कि जो भी ऑब्जर्वर्स आए हैं वो सारे दिल्ली से आए हैं और वो बीजेपी के एजेंट हैं, कोट अनकोट। उस सभा में उन्होंने ऐसा भी हुआ कि उन्होंने निर्वाचन कमीशन के खिलाफ असंसदीय एक शब्द व्यवहार किया और उसके साथ कहे कि ये मैं विड्रॉ करता हूं। फिर एक शब्द बोली, फिर वो बोली कि ये भी मैं विड्रॉ करता हूं। फिर एक शब्द बोले कि ताबेदारी इसको मैं रखती हूं। तो अगर आप रखना ही नहीं चाहती है तो पिछले 2 शब्द बोले क्यों नहीं? और वो ऐसा असंसदीय शब्द है निर्वाचन सदन के खिलाफ कि मैं अभी ऑन एयर उसको बोल भी नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वो जानबूझ के ये कर रही है। और उनका जो अभी जो हालात है, जो एसआईआर का जो हालात है, एक बात स्पष्ट हो चुका है कि 58 लाख वोटर्स का नाम नहीं रहेगा ड्राफ्ट रोल में, और 30 लाख का हियरिंग है। इसके अलावा जो प्रोजेनी जो मैपिंग है, जहां पर दिखाया जा रहा है कि 50% प्रोजेनी मैपिंग, जिनका 2002 में अपना नाम ही नहीं था, उन्होंने या तो पिता या फिर माता या फिर अपने दादा दादी चाचा चाची इनका नाम डाला हुआ है। और उसमें कैसे कैसे केस स्टडी सामने आ रहा है। देखा जा रहा है कि बेटे का उम्र है 75 साल, माँ का उम्र है 65 साल। ऐसा कैसे हो गया कि माँ के पहले बेटा दुनिया में आ गया। और एक देखा जा रहा है कि पिता पति और पत्नी का एक ही बाप है, उनका पिता एक ही है, पति और पत्नी का एक ही पिता है। तो ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कैसे होता है? और बीएलओ भी ऐसा कह रहे हैं कि आप रहने वाले हो कलकत्ता का, आपका मैपिंग दिखा रहा है नानूर का, बीरभूम का एक डिस्ट्रिक्ट का, एक रिमोट विलेजेस है। क्यों हुआ? तो उनका ये अनुमान है कि हुआ क्या है, आपका नाम है, पिता का नाम है, शायद आप सोच लीजिए सिराजुल लश्कर नाम है, लेकिन आपका है नहीं। तो आपने खोजना ढूंढना शुरू कर दिया कि सिराजुल लश्कर और कहाँ मिलेगा। थोड़ा उम्र का 19-20 मैच कर जाता है तो उसको टैग कर दिया। तो ये सारी बातें जब एक एक करके चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर्स ढूंढ रहे हैं, तब जाके सीएम का जो बयान है, कल का जो बयान है, वो मैं अगर आपको सुनाऊं तो उसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली से आए हैं। तो मैं अभी सच नहीं जानती कि कितना सच है, लेकिन मैंने सुना है कि 1.5 करोड़ नाम भाग जाएगा। अगर नाम कटा तो मैं धरने में बैठ जाऊंगी। और महिला को सामने आना पड़ेगा और पीछे पुरुष रहेगा और हाथ में रहेगा बेलन चाकी। और उन्होंने कहा कि आपके किचन के जो औजार हैं उनको हथियार बनाइए। लेकिन इस तरह का आह्वान जो ममता बनर्जी कर रही हैं, 2 बड़ी बातें सौरभ इसमें हैं। एक,
तो ममता बनर्जी को यह एहसास है कि आने वाले समय में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के साथ जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे, जिनको उन्होंने संरक्षण दिया अपने राज्य में, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है, उसकी तैयारी है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी एक तरफ अपना फॉर्म भर रही हैं एसआईआर का, दूसरी तरफ अपने मतदाताओं या अपने वोट बैंक से ये भी कह रही हैं कि उन्होंने नहीं भरा है फॉर्म। तो ये क्या उनका द्वंद्व है? ये किस तरह की राजनीति में अब घिर गई है? क्योंकि पिछले जो 15 साल की राजनीति थी, एक तरह से उसका पर्दाफाश होने जा रहा है, या उसकी अब अग्नि परीक्षा ममता बनर्जी के लिए है? देखिए, ये बीजेपी का ये कहना है कि शुरू से जब एसआईआर शुरू हुआ तब वो विरोध पे उतर गई, एकदम रैली से स्टार्ट किया। कलकत्ता में रैली किया था 4 नवंबर, बड़ी रैली थी। तो उस रैली के बाद ही दूसरे दिन या तीसरे दिन ही, अभी स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा है, कि 24 घंटे के अंदर ये खबर आया कि उन्होंने बीएलओ से इनोमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया। और ये खबर कहाँ छपी ऋतु जी? ये खबर छपी टीएमसी के माउथ पीस जो पेपर है यहाँ पे, जागो बांग्ला, उसमें छपी। पार्टी के माउथ पीस है। फिर सीएम का पोस्ट आता है इस चैनल में कि मैंने कोई फॉर्म नहीं लिया है, मैं ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें बेबुनियाद है। और उसके बाद ही दिन पार्टी माउथ पोस्ट को भी रिजॉइंडर छापना पड़ता है। आपने कहीं सुना है? पार्टी का माउथ पीस है, उनके पास तो सबसे पुख्ता खबर होगा। वो पहले एक खबर छापती है, फिर वो रिजॉइंडर लेती है। तो ये बंगाल में ममता बनर्जी के साथ पहले नहीं है। इससे पहले अभी बीजेपी प्रेसिडेंट अमित भट्टाचार्य ने अपना रिएक्शन दिया है, उसमें वो कह रहे हैं कि माफ कीजिएगा, कोविड के वक्त भी उन्होंने कहा था कि वैक्सीन नहीं लूंगी, ये मोदी का वैक्सीन है। तो फिर उन्होंने वैक्सीन लिया, चुपके से लिया, लेकिन लिया। तस्वीर कहीं सामने नहीं आया, लेकिन लिया। और बीजेपी का कहना है यही ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स है, उनकी कहनी और करनी में बहुत फर्क है। वो एक बात कहती है मंच में, भीतर भीतर और एक बात करती है, अपने आप से एक बात करती है। और ये बात तो साफ से, ये सवाल भी तो उठ रहा है, अगर आप एसआर के इतने विरोध में हैं, तो आप ये पूरे 37 दिन से जितने भी रैली किए, जितने भी आप जेल सफर में गए, आपने उससे क्या कहा कि मैंने फॉर्म नहीं फिलअप किया, लेकिन आप फिलअप कीजिए और मेरे लड़के लोग आपको हेल्प करेंगे। ये कैसी बात है? आप एसआर के विरोध में हैं, आप कह रही कि आप फॉर्म फिलअप नहीं करी है। आखिर में देखा जा रहा है, अभी अमित मालवीय का जो ट्वीट का दावा है, उसके हिसाब से तो यही है कि उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, और आप लोगों को कह रही है कि आप मत कीजिए। अरे जो आप नहीं कर सकते। लेकिन सौरभ, ममता बनर्जी की कृष्णानगर की रैली ये जरूर साफ कहती है कि चुनाव आयोग के लिए 2026 में चुनाव कराना भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। हम पिछले चुनावों को देखें, अगर नतीजों के बाद का जो जिस तरह की हिंसा हुई, उसके बाद अगर ये सिलसिला जारी रहता है और ममता बनर्जी अगर इस तरह का एक तरह से आक्रामक आह्वान करती हैं जनता से और खासकर महिलाओं से, वो पूरी रणनीति बता रही हैं किस तरह से महिलाएं इस मोर्चे को संभालें, आगे बढ़ें, तो इसके बाद चुनौती तो प्रशासन के लिए क्या होगी हम नहीं कह सकते, लेकिन चुनाव आयोग के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी, सुरक्षित चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती जरूर होने जा रहा है। जी, ये बात तो सही है, क्योंकि चुनाव आयोग के ऑफिस के सामने भी तो विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके चलते निर्वाचन सदन को, स्टेट के सीपी और डीजी को चिट्ठी लिखना पड़ा कि आप चुनाव आयोग के आधिकारिक को सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए। और कल ऋतु जी, और एक बात है, कल जब सीएम ये बोल रही थी कृष्णनगर में, जिस समय बोल रही थी, करीब उसी वक्त सी मुरुगन, जो यहाँ के रोल ऑब्जर्वर अपॉइंटेड किए गए हैं साउथ 24 परगना के लिए, वो वहां पे जाके विरोध के सामने पड़ा, उनको विरोध का सामना करना पड़ा। और जैसे जैसे सीएम बोल रहे थे कि आगे महिलाएं रहेंगी, यहाँ पे वही दिखाया गया, आगे महिलाएं थी, उनके हाथ में झाड़ू था, ये तस्वीर दिखाया गया। तो ये चलते ये बात सही है कि जैसे जैसे चुनाव का पड़ाव आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे और भी ऐसे कई दृश्य शायद देखने को मिले, जो अगर ना घटता तो ही अच्छा होता। और सबसे बड़ी बात, सीएम खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर है, उनको संसदीय पद से अगर सभी, वो तो सभी के मुख्यमंत्री है, वो विरोधी के जितने मुख्यमंत्री है, वो पक्ष के भी उतने मुख्यमंत्री है, जितना पक्ष के उतना ही विपक्ष के है, वो जितना अपनी सत्ता के हैं उतना ही सरकारी ऑफिसर्स के हैं। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका सिक्योरिटी, उनका भी कंसर्न है। हालांकि अभी वो निर्वाचन कमीशन के दायरे में है, लेकिन
वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में पोस्ट होल्डर है, लेकिन फिर भी ये बात वो कर रही है। ये माना जा रहा है कि असल में ये उनका पॉलिटिक्स है, और इसी में वो भी जानती है जो मैं बोल रही हूँ वो मैं कर नहीं सकता, और यही आगे चल के अप्रमाण भी होगा, ऐसा विरोध पार्टी जिनका है उनका जी। कहना। सौरभ, निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा है कि जो मल्टी स्टोरीज में पोलिंग बूथ की जो बात हो रही है, पोलिंग स्टेशंस को लेकर बुजुर्गों को, महिलाओं को, दिव्यांगजनों को सुविधा हो, इस पर भी जो एक तरह से सख्त निर्देश निर्वाचन अधिकारी की तरफ से आए हैं एक बार फिर। रितु जी देखिए, ये जो पूरा मामला है ना, इसमें एकदम स्पष्ट तरीके से निर्वाचन सदन क्या सोच रहा है बंगाल को लेकर वो साफ है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात, जब पहली बार निर्वाचन कमीशन सदन के तरफ से ये बहुमंजिलिया जो इमारतें हैं उसमें पोलिंग बूथ के लिए जब प्रपोजल सीओ ऑफिस को भेजा गया था, उसके बाद ही सीएम ममता बनर्जी ने निर्वाचन कमीशन को चिट्ठी लिख के अपना विरोध जताया था। वो हैव और हैव नॉट का सवाल खड़ा किया था, तथ्य सामने लाया था, और फिर ये स्पष्ट हो गया कि चुनाव आयोग रोकने वाला नहीं है, इसको चुनाव आयोग कंसर्न नहीं कर रही, वो होगा कब। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे एक खुदीराम अनुशीलन केंद्र बोल के एक ऑडिटोरियम है, वहां पे एक मीटिंग बुलाया गया, वहां पे एसोसिएशन के लोग थे, मेयर फिराद हकीम जो शहर कोलकाता के मेयर है, उन्होंने वो उस मीटिंग को हेडेड किया, और ओवर द फोन मुर्शिदाबाद से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेसिडेंशियल एसोसिएशन के जो मेंबर उसमें बैठक में मौजूद थे उनके साथ बात की। और मैसेज क्या था, उन्होंने कहा था कि निर्वाचन कमीशन आएगा चला जाएगा, रहेंगे हम, बिजनेस आपको करना है, शांति से यहाँ से आपको रहना है, हम सब मिलजुल के रहेंगे, ये उन्होंने फोन पे कहा था। ऐसा ही हमारा सोर्सेस हमको पता चला है। लेकिन फिर क्या हुआ, बैठक के बाद जब आखिरी डेट था, आखिरी डेट तक चुनाव आयोग यहाँ के सीईओ ऑफिस से कोई प्रपोजल नहीं गया, तो 2 प्रपोजल आए थे। तो उसके बाद निर्वाचन सदन ने ये चिट्ठी लिखा और उसने कहा कि डीईओ को कहा गया था कि आप अपने अपने इलाके में सर्वे कीजिए कि 500 से ज्यादा वोटर्स है, ऐसे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कितने हैं आपके एरिया में, वो तालिका अब तक क्यों नहीं आए, वो लिस्ट अब तक क्यों नहीं आए, उनको वो लिस्ट देना पड़ेगा। और कल जब हम इसको लेकर बात कर रहे थे सीईओ के साथ, सीईओ कह रहा था कि ये डीईओ को रिपोर्ट देना है निर्वाचन सदन को उनके ऑफिस के जरिए, और जैसा स्पिरिट देखने को मिला है, अगर डीईओ ये लिस्ट नहीं देते, उनको पहले देना है, नहीं भी देते तो भी निर्वाचन कमीशन सुओ मोटा अपना जो बल है वो बल प्रयोग करके ये करके दिखाएगा। बिल्कुल सौरभ, पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को संरक्षण देने या बचाने की किसी भी एक तरह से हथकंडा न काम आना, ये साफ दिखाता है इसकी झुंझलाहट एक ममता बनर्जी में दिख रही है, मुख्यमंत्री में, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट के बाहर आने का समय हो रहा है, ममता बनर्जी न सिर्फ आक्रामक हो रही हैं बल्कि जनता में एक अराजकता पैदा हो इसकी कोशिश मानी जा रही है। जिस तरह की शब्दावली, जिस तरह के भाषण वो दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ पूरी जानकारी के लिए इस पूरे विषय पे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीजी न्यूज। कौन है जो जोड़े देश को, विकसित भारत का, विकसित भारत। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। ईडी ने उत्तर प्रदेश में कफ सिरप के कारोबार से जुड़े कथित धन शोधन के मामले की जांच के सिलसिले में कई राज्यों में छापे मारी। ये छापेमारी झारखंड और गुजरात और उत्तर प्रदेश के 25 ठिकानों पर की जा रही है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल समेत अन्य आरोपियों पर कड़ा एक्शन लेते हुए ईडी ने लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, रांची, अहमदाबाद में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने अवैध व्यापार के लिए कफ सिरप बनाने वाले और सप्लाई करने वाले धोखेबाज लोगों पर पिछले 2 महीनों में दर्ज 30 FIR के आधार पर यह कार्रवाई की है।
मामले में लखनऊ, वाराणसी, सोनभद्र, सहारनपुर और गाजियाबाद में कई शिकायतें दर्ज की। ये शिकायतें कोडीन आधारित कफ सिरप की अवैध जमाखोरी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग, क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग के मामले में थी। 1000 करोड़ रुपए से अधिक के इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार हैं और माना जा रहा है कि वह दुबई में है। उसके पिता भोला प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक कुल 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की समन्वित जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। नीरज इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, एक तो क्या अपडेट है और जिस तरह से शुभम जायसवाल की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है उसमें किस हद तक इस समय ईडी को कुछ सफलता मिल रही है, लखनऊ पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को? देखिए, बिल्कुल ऋतु जी, कोऑर्डिनेशन के साथ जो काम है वो तेजी के साथ किया जा रहा है। आप देखें कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, एसआईटी गठित हो गई है। 30 के करीब जो एफआईआर हैं वो दर्ज हो गई हैं। 32 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा एसआईटी पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर छापेमारी की कार्रवाई भी कर रही है। इसके साथ साथ चूंकि 1000 करोड़ से ज़्यादा का मामला है, ईडी ने भी उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया है और उसके बाद ईडी ने कार्रवाई करना शुरू किया है। आप देखें कि आज सुबह 7:30 बजे उत्तर प्रदेश, इसके अलावा गुजरात और झारखंड में 25 जगहों पर छापेमारी की जो कार्रवाई है वो ईडी की जारी है। सुबह 7:30 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई थी और अभी जो जानकारी हमें मिली है, करीब 46,000 के करीब जो कफ सिरप है, इसकी शीशियाँ लखनऊ में एक गोदाम से मिली हैं। क्योंकि बड़े पैमाने पर आप देखें देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के गोदाम बनाए गए थे जहां पर इस सिरप को रखा गया था, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन करके दूसरे अलग अलग स्थानों पर भेजा जा रहा था, बांग्लादेश भेजा जा रहा था। इसके अलावा ये जानकारी निकल कर आई है नेपाल तक इसके जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं। एक बड़ा सिंडिकेट है, इसमें कारोबारी, इसके अलावा जो अधिकारी हैं, जो सफ़ेद पोश चेहरे हैं, वो इस पूरे खेल में शामिल हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन कर तेजी के साथ इस पूरे मामले में जांच किया और ये छापेमारी की कार्रवाई अभी भी ऋतु जी चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में और इसके अलावा झारखंड और गुजरात के अंदर। नीरज, शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी को लेकर इस पूरे सिंडिकेट, इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए तमाम छापेमारी तो की जा रही है, लेकिन अभी तक की जानकारी में इन छापों में सामने क्या आया है? एक इस पूरे सिंडिकेट की धरपकड़ हो रही है, लेकिन मुख्य आरोपी को पकड़ना कितना मुश्किल आज की तारीख में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अगर दुबई में मौजूद है तो आगे की कार्रवाई कैसे की जा रही है? देखिए, बिल्कुल मुश्किल ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है ऋतु जी। आप देखें कि उत्तर प्रदेश पुलिस है वो सीबीआई के टच में भी है। अगर रेड कॉर्नर नोटिस इशू कराने की बात है तो रेड कॉर्नर नोटिस है वो भी इशू करवाया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई सारे जो भगोड़े हैं, जो अपराधी हैं, देश के अंदर अपराध करके दूसरे स्टेटों में, दूसरे देशों में चले जाते हैं और उनके लिए इंटरपोल सक्रिय होता है। आपने देखा भी होगा कि लूथरा बंधुओं को किस तरीके से थाईलैंड में हिरासत में लिया गया, जो गोवा के अंदर जो कांड हुआ था जिसमें फायर लगी और जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। तो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जो हमारी जांच एजेंसी और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो लगातार काम कर रही है। कई तरह के मामले निकलकर सामने आए हैं और जो छापेमारी हुई है उसमें कई सारी चीज़ें मिली हैं। एक तो मनी ट्रेल पता लगा है, इसके साथ साथ ही कैसे विदेशों तक जो तार है वो जुड़े हुए थे इस पूरे खेल के, किस तरीके से कफ सिरप बनाया जा रहा था और अवैध रूप से उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको पहुंचाया जा रहा था, इसकी पूरी चेन है ईडी के पास मिली है। इसके साथ साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में, जैसे उत्तर प्रदेश में कई सारी जगह पर गोदाम बनाए गए थे जहां पर इसको स्टोरेज किया जाता था और उसके बाद दूसरे इलाकों में उसे भेजा जाता था। मामला खुला सोनभद्र से। सोनभद्र में जब जो चिप्स और नमकीन के जो पैकेट थे उसके अंदर सिरप की जब बोतलें मिली, उसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई और तेजी के साथ कार्रवाई भी हुई। अब इसमें कई सारे नाम, कई सारे चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि एसआईटी का भी ये कहना है कि इसके पीछे जो भी खिलाड़ी होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसे कानून की सलाखों के पीछे लाया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, ईडी ने भी अपना जो शिकंजा है वो कसना शुरू कर दिया है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो मामला है वो भी इसमें निकलकर सामने आ रहा है। तो चारों तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है कि जो शुभम जायसवाल है उस पर शिकंजा कसा जाए, क्योंकि उसके कई सारे जो करीबी सहयोगी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कई लोगों की धरपकड़ के लिए पूरे देश भर में अभियान चल रहा है
और शुभम जायसवाल को भी गिरफ्तार करने के लिए जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो लगातार कोशिशें कर रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही शुभम जायसवाल के ऊपर भी कानून का शिकंजा कसेगा। नीरज, इस पूरे कप सिरप के मामले ने कई सवाल बड़े खड़े किए। वो सवाल ये भी हैं कि तमाम वो एजेंसियां या नियामक संस्थाएं जो इस तरह के कप सिरप को फिर एक जांच के जरिए गुजरता है, अगर ये एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा है तो उसकी एक तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन में जो अधिकारी शामिल होते हैं, तो प्रशासनिक तौर पर भी इन तमाम राज्यों में क्या इस छापेमारी के तहत कार्रवाई की जा रही है या कार्रवाई सामने आएगी कि वो तमाम कौन से अधिकारी रहे जो इसमें शामिल रहे? क्योंकि ये लोगों के विश्वास से जुड़ा एक मामला है, ये सिर्फ कोई कानूनी या गैर कानूनी मामला सिर्फ इतना भर नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, निश्चित तौर पर जो औषधि डिपार्टमेंट है उसके तमाम अधिकारियों की इसमें भूमिका निश्चित तौर पर होगी, बिना उनके ये संभव ही नहीं है। आप देखें कि एक जगह से दूसरी जगह पर इस तरह की जो सिरप की खेप पहुंचाने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग लगती है। ये पता लगाया जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से कोई खेप निकलकर बनारस जा रही है या फिर उत्तराखंड के किसी राज्य में जा रही है, तो उसका ट्रैक क्या है, वो किस रूट से जा रही है, कहाँ पर पहुँच रही है, किस गोदाम में जा रही है, उस गोदाम से फिर कहाँ दूसरी जगह जा रही है। तो बाकायदा एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम होता है। लेकिन इस पूरे मामले में जो खेल निकलकर सामने आ रहा है उसमें वो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है वो नहीं दिखाई देता है। तो ये करीब करीब स्पष्ट तौर पर ये बताता है कि इसमें जो मेडिकल डिपार्टमेंट, खासतौर से औषधि डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत होगी। बिना मिली भगत के ये संभव ही नहीं है। आप देखें कि 32 के करीब लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है और इनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हुए थे, जो मेडिसिन के कारोबार से जुड़े हुए थे देश के अलग अलग हिस्सों में। 10 के करीब लोगों को अभी भी नोटिस दिया है और पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। औषधि जो डिपार्टमेंट देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ जहाँ ये खेप पकड़ी गई है, जहाँ जहाँ से ये खेप बरामद की जा रही है, वो डिपार्टमेंट के लोग भी अब निशाने पर हैं और उम्मीद की जा रही है जल्द से जल्द उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि बिना उनके ये संभव ही नहीं है कि इतना बड़ा खेल खेला जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, विस्तार से इस पूरे विषय पर बात करने के लिए धन्यवाद। भारत सरकार ने गोवा क्लब अग्निकांड के आरोपियों लूथरा ब्रदर्स के प्रत्यर्पण की कार्रवाई को तेज कर दिया है। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को बैंकॉक ले जाया गया है। सूत्रों के अनुसार दोनों को इमिग्रेशन डिवीजन सेंटर बैंकॉक में रखा गया है। प्रत्यर्पण प्रक्रिया के तहत बैंकॉक में इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सर्टिफिकेट जारी होते ही दोनों को भारत लाया जाएगा और संभव है कि उन्हें पहले दिल्ली लाया जाए। अधिकारियों के मुताबिक प्रत्यर्पण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली से दिवांशु मल्होत्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवांशु, क्या अपडेट है? क्योंकि अब इंतजार यही है कि लूथरा ब्रदर्स कब दिल्ली आएंगे और कब उनसे जो एक जघन्य अपराध हुआ है उसकी सजा के दायरे में कब वो आएंगे। दिव्यांशु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लूथरा ब्रदर्स के प्रत्यर्पण की कार्रवाई तेज है, इस पे क्या अपडेट आपके पास अभी? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि लूथरा ब्रदर्स के प्रत्यर्पण की कार्यवाही जो है काफी तेज हो गई है और अभी फिलहाल वो बैंकॉक में मौजूद हैं। हालांकि वो इंडिया से फरार होने के बाद थाईलैंड के फुकेट में थे, लेकिन उनको अब फुकेट से जो है बैंकॉक ट्रांसफर किया गया है। ये सोर्सेज के थ्रू हमें जानकारी मिली है और आपको बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल उनको इमिग्रेशन सेंटर में रखा गया है, जहां पर उनकी इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट बनाने की जो कार्रवाई है वो फिलहाल जारी है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि उनके साथ गोवा पुलिस और सीबीआई की टीम मौजूद है। जैसे ही उनको इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट मिलेगा, वहां की जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, वहां से हरी झंडी मिलेगी, जिसके बाद तुरंत उनको भारत लाया जाएगा। हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि उनकी जो फ्लाइट है वो दिल्ली लैंड कर सकती है, क्योंकि इंडिया पहुंचने के बाद भी उनको कुछ ऐसी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी और उसके बाद ऑफिशियल अरेस्टिंग डालनी पड़ेगी गोवा पुलिस को। तो ऐसे सोर्सेज ये भी जानकारी दे रहे हैं कि वो दिल्ली ला सकते हैं और दिल्ली में ट्रांजिट रिमांड ली जा सकती है और उसके बाद गोवा की लोकल अदालत में लूथरा ब्रदर्स को जो है वो पेश
किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो इमरजेंसी सर्टिफिकेट है, इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट, वो बनाने की प्रक्रिया जारी है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री का जो सिटीजन होती है उसके प्रति किसी भी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहती, और यही वजह है कि पूरी प्रक्रिया जो है उससे गुजरना पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो मेडिकल मॉनिटरिंग है वो भी की जाती है, और इसके अलावा जो कागजी कार्रवाई है वो भी की जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक जो है कागजी कार्रवाई पूरी की जाएगी, और आज देर शाम या फिर कल जो है लूथरा ब्रदर्स जो है वो इंडिया पहुंचेंगे और उनकी ऑफिशियल गिरफ्तारी होती हुई नजर आएगी। जी दिवांशु, इसमें एक बात कि लूथरा ब्रदर्स का तुरंत यहां से भागना, फुकेट पहुंचना, ये बताता है कि उस समय तक इनको ये अंदाजा था कि ये शायद नहीं बच पाएंगे। अब वहां से धरपकड़ होने के बाद, प्रत्यर्पण होने के बाद किस तरह से भारत की एजेंसियां तैयार हैं, गोवा पुलिस ने क्या तैयारियां की हैं, और क्या किसी तरह का आश्वासन या किसी तरह का भरोसा लूथरा ब्रदर्स को है कि भारत आके ये अपने गुनाह से बच सकेंगे? देखिए, बिल्कुल जब ये घटना हुई उसके तुरंत बाद जो लूथरा ब्रदर्स हैं वो इंडिया से फरार हो गए। रात को घटना होती है और उसके बाद टिकट बुक की जाती है और सुबह करीब 5:15 बजे के आसपास फ्लाइट पकड़ के फुकेट वो जो है वो फरार हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो सेंट्रल एजेंसियां हैं और इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है गोवा पुलिस, वो लगातार उनकी जो लोकेशन है वो ट्रेस कर रही थी, और उनकी लोकेशन जब फुकेट पाई गई, जिसके बाद जो गोवा पुलिस है उन्होंने सीधा एमईए से संपर्क किया और एमईए के जरिए जो है और इंटरपोल के जरिए जो है एक सबसे पहले ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है वो इशू कराया गया, और उसके बाद उनका जो पासपोर्ट रद्द है वो कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कार्रवाई ये की है, और यही वजह है कि अब लूथरा ब्रदर्स जो हैं वो थाईलैंड में डिटेन है और बहुत जल्द वो इंडिया आएंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जब वो इंडिया आएंगे उसके बाद जो है उनकी ऑफिशियल अरेस्टिंग होगी, और उसके बाद गोवा की जो लोकल अदालत है उनको वहां पर पेश किया जाएगा। वहां पर गोवा पुलिस जो है वो उनकी पुलिस कस्टडी मांगती हुई नजर आएगी, और आने वाले दिनों में जब वो लूथरा ब्रदर्स पुलिस की कस्टडी में होंगे तो वो ये जवाब देते हुए नजर आएंगे कि आखिर जब उनके क्लब में इतनी बड़ी घटना हुई थी और उसमें करीब 25 लोगों की मौत हुई थी, तो आखिर वो दिल्ली से गोवा से फरार क्यों हो गए, और आखिर तमाम जितने लाइसेंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो वो आखिर क्या कुछ चीजें हैं। तो ये तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में लूथरा ब्रदर्स गोवा पुलिस के आगे उगलते हुए नजर आएंगे। दिवांशु, भारत में अतीत में हमने कई इस तरह के एक तरह से अग्निकांड देखे हैं जिसमें, या इस तरह के बड़े हादसे देखे हैं, मसलन भोपाल गैस कांड था, उपहार अग्निकांड था। ये तमाम वो मामले रहे जिसमें आरोपी किसी न किसी टेक्निकलिटीज के चलते हमेशा से अपने गुनाह की सजा पाने से बचते रहे लंबे समय तक, और जो पीड़ित परिवार थे वो कोर्ट के चक्कर काटते रहे। क्या ये एक नजीर बन पाएगा ये पूरा मामला गोवा अग्निकांड का, कि लूथरा ब्रदर्स को अगर इतनी तेजी से आपने थाईलैंड से पकड़कर आप प्रत्यर्पण कराकर अगर भारत लेके आते हैं तो सजा भी उतनी ही तेजी से मिले? देखिए, बिल्कुल ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है और ये जो वारदात है, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नजीर पेश करेगा। और जब ये घटना हुई उसके बाद से ही जो गोवा सरकार है इस पूरे मामले में सख्त है। वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है गोवा पुलिस से लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे केस की बात करें तो ये जो केस है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का दर्ज हुआ है, और दोनों ही जो लूथरा ब्रदर्स हैं वो इस केस में जो है वो आरोपी बनाए गए हैं। इसके अलावा जो लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर है अजय गुप्ता, वो भी इस पूरे मामले में जो है गिरफ्तार किया गया है, और वो इस गैर इरादतन हत्या का आरोपी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जब कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा तो गोवा पुलिस जो है इस पर एविडेंस रखेगी, और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक कड़ी सजा लूथरा ब्रदर्स, अजय गुप्ता या फिर इस पूरे मामले से जुड़े जितने भी आरोपी हैं उनको मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल उम्मीद है कि बहुत जल्द ये लूथरा ब्रदर्स जो
हैं वो इंडिया पहुंचेंगे और इन पर कानूनी कार्रवाई होगी। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आपने नजीर की बात की, जब से ये घटना हुई है तो न केवल गोवा में बल्कि दिल्ली में भी कई ऐसे रेस्टोरेंट, बार, क्लब हैं जहां पर जो फायर के एनओसी जिनके पास नहीं है उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई शुरू हो गई है। दिल्ली का जो फायर डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जांच कर रहा है कि आखिर कौन कौन से ऐसे क्लब, बार, रेस्टोरेंट दिल्ली में चल रहे हैं जिनके पास फायर की एनओसी नहीं है और बाकी जो लाइसेंसेज हैं वो उनके पास नहीं है, और अगर हैं तो उसमें क्या कमी है, क्या वो एक्सपायर तो नहीं हो गए हैं। तो ये तमाम जानकारियां जो हैं न केवल गोवा के जितने रेस्टोरेंट, बार, क्लब हैं वहां की लोकल अथॉरिटीज उसकी जांच कर रही है, बल्कि वहां से अब ये जांच अब दिल्ली भी पहुंच गई है। तो न केवल हम कह सकते हैं गोवा में इसका असर पड़ेगा बल्कि दिल्ली में भी अगर कोई बिना लाइसेंस के, बिना किसी जो है खाना पूर्ति करके जो क्लब और रेस्टोरेंट चल रहे हैं उस पर भी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। जी दिवांशु, सभी की नजर है लूथरा ब्रदर्स का भारत पहुंचना, कितनी जल्द ये भारत पहुंचते हैं और इस मामले में उन्हें सजा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवांशु पूरी जानकारी के लिए। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले यार, अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। सर, इतनी बढ़िया प्राइस पे कार खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक है सर। सर, बिना झंझट के मुझे कार लोन कौन देगा? सर, सचिन? अरे सचिन सर मुझे लोन क्यों देंगे? सर मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा आपको डिजिटल कार लोन, एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड और क्विक अप्रूवल भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे CY हॉक 2.0 ऑपरेशन के दौरान करीब 1140 लोगों को पकड़ा है। इसके अलावा सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट और जिला पुलिस ने पिछले 48 घंटे में ये ऑपरेशन चलाया है। इससे पहले ऑपरेशन CY हॉक 1.0 में भी 1500 साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। ऑपरेशन CY हॉक 1.0 में पुलिस ने 1000 करोड़ की मनी ट्रेल बस्ट की थी। दिल्ली पुलिस ऑपरेशन CY हॉक पर आज पुलिस मुख्यालय में दोपहर बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देगी। और आइए जानते हैं क्या है CY हॉक ऑपरेशन। CY हॉक दिल्ली में साइबर फ्रॉड खत्म करने का एक अभियान है। पुलिस ने करीब 1000 साइबर अपराधी इस ऑपरेशन के तहत पकड़े हैं। IFSO और जिला पुलिस का ये पूरा अभियान है। फर्जी कॉल सेंटर और डिजिटल स्कैम नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। CY हॉक ऑपरेशन के तहत IFSO और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई इस अभियान के जरिए की जा रही है। फर्जी कॉल सेंटर और डिजिटल स्कैम नेटवर्क को ध्वस्त करने की यह पूरी कार्रवाई है। CY हॉक 2.0 की कार्रवाई जारी है। मनी म्यूल अकाउंट्स और हवाला चैनल पकड़े गए हैं। इस अभियान के तहत इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन से बहुस्तरीय सिंडिकेट उजागर हुआ है। सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं और करोड़ों की ठगी बेनकाब हुई है। साइबर गैंग की आर्थिक रीढ़ तोड़ना इस अभियान का लक्ष्य है। रियल टाइम डेटा एनालिसिस से अपराधियों का ट्रैकिंग संभव हो सका है। साइबर क्राइम को रोकने में CY हॉक ऑपरेशन बेहद सफल रहा है। बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी आवामी लीग, जो अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में कार्य करती है, उसने 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव शेड्यूल को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पार्टी ने चुनाव आयोग और अंतरिम सरकार की चुनावी तैयारियों को गैर कानूनी और पारदर्शी नहीं बताया, साथ ही इसे पूरी तरह से पक्षपाती करार दिया। आवामी लीग ने कहा कि मोहम्मद यूनिस की अगुवाई वाली केयरटेकर सरकार पूरी तरह से एक तरफा है और उसके नियंत्रण में कोई भी चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हो सकता। पार्टी ने यूनिस के इस्तीफे की मांग की और चेतावनी दी कि यदि चुनाव उनके बिना कराए जाते हैं तो ये बांग्लादेश को गहरे संकट में धकेल सकता है। इसके अलावा पार्टी ने भविष्य में चुनाव में भाग लेने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, जिनमें राजनीतिक बंदियों की रिहाई,
सभी प्रतिबंधों का हटाया जाना और एक न्यूट्रल केयरटेकर सरकार की स्थापना शामिल है। आवामी लीग ने चुनाव आयोग के कदमों को गैरकानूनी और पक्षपाती करार देते हुए प्रशासन पर निष्पक्षता और पारदर्शिता का आरोप लगाया। पार्टी ने यह भी आशंका जताई कि यह चुनाव जनता की इच्छाओं का सही रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। आवामी लीग की प्रमुख मांगों की बात की जाए तो चुनाव आयोग के कदमों को खारिज करते हुए चुनाव शेड्यूल की समीक्षा की जाए, पार्टी पर लगे प्रतिबंधों को तुरंत हटाया जाए, शेख हसीना पर लगाए गए फर्जी मामले वापस लिए जाएं, सभी राजनीतिक बंदियों को तुरंत रिहा किया जाए, वर्तमान अंतरिम सरकार को हटाकर एक न्यूट्रल केयरटेकर सरकार स्थापित की जाए और आवामी लीग का कहना है कि यदि आजादी की पार्टी को बाहर किया जाता है तो इससे बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता पर गंभीर असर पड़ेगा। और ढाका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवल संघ परमार। नवल संघ, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आवामी लीग शेख हसीना का ये तमाम बातें कहना आज की तारीख में बांग्लादेश की जो मौजूदा स्थिति है उसमें कितना महत्व रखती है, कितना वजन रखती है? क्या इसका किसी तरह का असर सामने आएगा जो चुनाव की घोषणा अब हो चुकी है उसके बाद? देखिए, असर सामने आएगा या नहीं आएगा वो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो प्रेशर है या उसका जो बांग्लादेश की जो मौजूदा हालत है उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जो आवाज जो है वो किस तरीके का रुख अपनाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात तय है कि बांग्लादेश में अभी भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो मेजर दो पॉलिटिकल पार्टी है आवामी लीग और बीएनपी, उसमें भी कहीं ना कहीं आवामी लीग जो है उसका जो ग्राउंड पे सपोर्ट बेस जो देखा जाए तो शायद सबसे ज्यादा है और जमाते इस्लामी और अन्य छोटी पार्टियां हैं, लेकिन अवामी लीग एक प्रमुख राजनीतिक दल है और उसको इलेक्शन उसकी राजनीतिक गतिविधियां और उसको इलेक्शन पे बैन लगाने की वजह से जो जनता की जो आवाम की जो एक आवाज जो है उसमें कहीं ना कहीं उनका जो चॉइस जो रहता है, अब मेजर पॉलिटिकल पार्टी को बैन करके आप इलेक्शन करवाने जाओगे तो कहीं ना कहीं जो पीपल्स का जो एस्पिरेशन है उसका प्रतिबिंब उसमें नहीं दिखाई देगा। तो आवामी लीग का इलेक्शन ना कंटेस्ट कर पाना और डेमोक्रेसी के लिए और बांग्लादेश में आने वाली सरकार की स्थिरता के लिए कहीं ना कहीं जोखिम पैदा कर सकता है। नवल सिंह जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाया गया था और उसके बाद केयरटेकर गवर्नमेंट स्थापित हुई बांग्लादेश में और उसके बाद से जो एक पूरा सिलसिला चला उसने जरूर ये साबित कर दिया है कि बांग्लादेश में वो आवाजें जो लोकतंत्र के लिए उठ रही हैं उन आवाजों की सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी शायद उस तरह से नहीं है, नहीं तो इस तरह की चुनाव की घोषणा नहीं होती या फिर आवामी लीग को इस चुनाव में हिस्सेदारी करने का मौका दिया जाता। ऐसे में जनता किस तरह से 16 फरवरी के आम चुनाव की घोषणा को ले रही है? देखिए, अगर बांग्लादेश के पिछले कुछ चुनावों को देखा जाए तो कोई भी चुनाव को समावेशी चुनाव नहीं कह सकते, वो भी शेख हसीना के दौरान हुए हो या अभी जो होने वाला है, क्योंकि इससे पहले 3 चुनाव हुआ उसमें जो बांग्लादेश का प्रमुख विपक्षी दल जो बीएनपी था वो कंटेस्ट नहीं किया था। उसका रीजन ये है, अगर बांग्लादेश का पॉलिटिकल तो पिछले 25 साल का हम 30 साल 3 दशक का अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखें तो 1996 मार्च 1996 में केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम आया था और वो केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम ऐसा था कि पार्टी न्यूट्रल पॉलिटिकली न्यूट्रल गवर्नमेंट बनेगा इलेक्शन टाइम का 3 महीने के लिए जो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा और जून 1996 में पहली बार शेख हसीना उस केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम के तहत प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद बीएनपी का गवर्नमेंट बना और 2008-9 में फिर से इंतरिम जो केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम था उसी दौरान दोबारा शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी। हालांकि शेख हसीना का प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने 2013 में एक अमेंडमेंट लाया गया और वो अमेंडमेंट के तहत बांग्लादेश में जो केयरटेकर इंटरिम इलेक्शन टाइम न्यूट्रल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो शेख हसीना ने खुद हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की जो अभी जो बांग्लादेश का हालत है उसमें कहीं ना कहीं शेख हसीना खुद भी जिम्मेदार है। पिछला 3 चुनाव जो हुआ वो तीनों चुनाव में बीएनपी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उनका डिमांड यही था कि इलेक्शन टाइम पे छोटे कंट्री बांग्लादेश जैसे छोटे कंट्री में जहां पे सारा सेंट्रल मशीनरी जो है प्रधानमंत्री के कब्जे में रहता है,
ऐसी स्थिति में न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है इलेक्शन टाइम पे, लेकिन तब शेख हसीना ने विपक्ष की बात नहीं मानी थी। अभी उसका जो खामियाजा है उसी का जो हम कह सकते हैं कि अभी जो इलेक्शन टाइम गवर्नमेंट जो है यहाँ का यूनुस का, वो उसका बदला ले रहा है। उसी सिस्टम जो है रिपीट हो रहा है, हिस्ट्री रिपीट हो रहा है बांग्लादेश में। और उस टाइम पे भी इंटरनेशनल आवाज जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप रही थी। अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी कहीं ना कहीं इस चीजों को देखने से नजरअंदाज कर रहा है। तो बांग्लादेश में आने वाले समय में पार्टिसिपेटरी इलेक्शन, शेख हसीना का पार्टी अगर कंटेस्ट नहीं करता है तो स्थिरता होना या डेमोक्रेसी का जो है डेवलपमेंट हो, डेमोक्रेटिक वे में पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल दिख रहा है। जी, नवल संघ जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि केयरटेकर गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस के सामने एक ये मौका है जब जिस तरह से तमाम मांगे जो आवामी लीग ने भी की हैं, इसको भी सुना जा सके और एक नई परिपाटी स्थापित की जा सके, क्योंकि मोहम्मद यूनुस पर लगातार कट्टरपंथी ताकतों के सामने झुकने या उनको समर्थन देने का जो एक आरोप कहें अन्य ताकतों के जरिए लगाया जा रहा है, उससे भी अपने आप को मुक्त करने का ये एक समय है, ये चुनाव। डॉक्टर यूनुस के पास जब से वो इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसके मुखिया बने, तब से उनके पास काफी मौके थे। एक अपनी जो इंटरनेशनल छवि है, वो खुद एक नोबेल लॉरिएट है, तो उनका जिम्मेदारी बनता था कि बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक वे में आगे का डेवलपमेंट हो। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है, वो जुडिशरी हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस हो या आर्मी, जो भी है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी इंस्टीट्यूशंस है, उसको मजबूत किया जाए, उसको रिफॉर्म किया जाए। लेकिन पिछले 1.5 साल में उनकी ओर से ऐसे कोई कदम ग्राउंड पे नहीं दिखे कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर हो या इकोनॉमी हो या एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म हो, ऐसा दिखा हो। तो डॉक्टर यूनुस एक नोबेल लॉरिएट होने के बावजूद उनकी ओर से जो एक एक्सपेक्टेड था कि डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट या एक न्यूट्रल गवर्नमेंट दे और बांग्लादेश के लोगों को जो एस्पिरेशन है उसको फुलफिल करे, ऐसा उनकी ओर से नहीं हुआ है। और वो कहीं ना कहीं जो रेडिकल फोर्सेस है, वो इस्लामिक पार्टीज है या तो बीएनपी या उसके साथ जो भी ओपोजिशन पार्टी है, कहीं ना कहीं उनके साथ गठजोड़ करके अपना जो नाव जो है वो किनारे लगाने की कोशिश में है। अभी एक जो नया लेटेस्ट अपडेट जो मिला है कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है, अभी मौजूदा प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन्होंने अपना एक इंटरव्यू में, रॉयटर्स के इंटरव्यू में बताया कि वो रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, वो स्टेप डाउन करना चाहते हैं, क्योंकि उनका ह्यूमिलिएशन हो रहा है डॉक्टर यूनुस की एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। तो प्रेसिडेंट एकमात्र जो अभी लास्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो बचा है बांग्लादेश में, वो प्रेसिडेंट है। वो खुद ही स्टेप डाउन करना चाहते हैं और उसमें उन्होंने आरोप लगाया डॉक्टर यूनुस के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि वो उनका ह्यूमिलिएशन कर रहे हैं। बांग्लादेश के जो मिशन है फॉरेन में, जैसे उनके एम्बेसी से, वहां पे उनका फोटोग्राफ जो एज ए प्रेसिडेंट उनका जो फोटो था वो हटाया गया है और उनको कई बार जो है पब्लिक डोमेन में उनको जो ह्यूमिलिएशन हुआ है, तो उसको चलते वो स्टेप डाउन करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के जो बांग्लादेश के पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनका ये मानना है कि ये प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन के ऊपर कहीं ना कहीं यूनुस और उनके जो आसपास के जो पॉलिटिकल सपोर्टर या व्यू रचनाकार है, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, उनको स्टेप डाउन करवाएंगे और हो सकता है डॉक्टर यूनुस जो है आफ्टर इलेक्शन अपने प्रेसिडेंट के लिए वैकेंसी क्रिएट करना चाहते हैं, अपना इलेक्शन के लिए वो खुद प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। इसी बिल्कुल नवल संघ जी, जिस तरह से आप मौजूदा परिस्थितियां बता रहे हैं, उसे देखते हुए 16 फरवरी को जो चुनाव की घोषणा हुई है बांग्लादेश में, उसकी अहमियत पे कई बड़े सवाल उठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।